नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। प्रदेश में चल रहे पॉलिटिकल ड्रामे का पटाक्षेप होता दिख रहा है। सचिन पायलट कैंप को मनाने की कोशिशों के नाकाम हो जाने के बाद, जाया हो जाने के बाद कांग्रेस ने आज उनको उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी भी छीन ली और उनके साथ खड़े मंत्री रमेश मीणा और विश्वेंद्र सिंह को भी मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया। अलबत्ता असंतुष्ट धड़े के सदस्यों की सदस्यता बरकरार है। इसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री राज्यपाल से भी मिल चुके हैं और 2 दिन बाद विस्तार तय हो गया है। इस बीच सचिन पायलट ने खुद अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं। उन्होंने आज एक वन लाइनर ट्वीट जरूर किया जिसमें कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने ट्वीट से ही इसका जवाब दे दिया। अब नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि क्या सरकार को लेकर बनी अस्थिरता की स्थिति समाप्त हो गई है, और दूसरा, सचिन की खामोशी क्या कहती है। क्या वो अपनी रणनीति का आखिरी पड़ाव पार कर चुके हैं या असंतुष्ट खेमे का खेल अब शुरू होगा। इस बीच सीएम निवास पर कैबिनेट की और मंत्रिपरिषद की बैठक है। तमाम मंत्री वहां पहुंच चुके हैं, जिससे निकलने वाली खबरें भी बेहद अहम है। आज इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। पहले दिन भर का राउंडअप इस रिपोर्ट के जरिए। सियासी दंगल में कभी अशोक गहलोत बीस तो कभी पायलट। 3 दिनों से मरुधरा की महाभारत में दांव पर दांव चले गए और आखिरकार पायलट को प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम दोनों ही पद से हाथ धोना पड़ा। अब जरा समझ लीजिए कि आखिर 12 जुलाई से मरुधरा की महाभारत में क्या क्या हुआ। 12 जुलाई गुरुग्राम के एक होटल में पायलट समर्थक विधायक। पायलट खेमे का दावा, अल्पमत में गहलोत सरकार। संकट सुलझाने दिल्ली से जयपुर भेजे गए 3 बड़े नेता। गहलोत के घर विधायकों की परेड। गहलोत को 109 एमएलए के समर्थन का दावा। 13 जुलाई जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक। कैमरे के सामने अशोक गहलोत ने किया शक्ति प्रदर्शन। विधायक दल की बैठक में नहीं पहुंचे सचिन पायलट। हित के बावजूद कांग्रेस ने पायलट पर नहीं लिया एक्शन। कांग्रेस ने सचिन पायलट से की बातचीत की अपील। पायलट का दावा, गहलोत के पास सिर्फ 84 विधायक। पायलट खेमे ने देर शाम अपने विधायकों का जारी किया वीडियो। 14 जुलाई कांग्रेस ने फिर बुलाई विधायक दल की बैठक। सचिन पायलट से विधायक दल की बैठक में आने की अपील। फिर भी अड़े रहे सचिन पायलट, बैठक में नहीं पहुंचे। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में बागियों के खिलाफ प्रस्ताव पारित। बागियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव पारित। राजस्थान में कांग्रेस ने 3 मंत्रियों को हटाया। सचिन पायलट की गहलोत कैबिनेट से छुट्टी। विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा भी हटाए गए। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पद से हटाए गए पायलट। गोविंद सिंह डोटासरा बने पीसीसी के चीफ। लेकिन अभी पिक्चर बाकी है और पूरी नजर पायलट के अगले कदम पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और हमारे साथ आज प्राइम डिबेट में सुरेश चौधरी साहब हैं, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के प्रवक्ता। पूर्व मंत्री भाजपा के नेता वासुदेव देवनानी साहब हैं। सुरेश जैन साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक। ओम सैनी जी, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ जुड़े हैं। और गोवर्धन चौधरी इस वक्त सीएमआर के बाहर हैं, जहां मंत्रिपरिषद की बैठक चल रही है। बहुत स्वागत है आप सभी का। और गोवर्धन, सबसे पहले तुम्हारे पास आ रहा हूं। आपसे ये समझना चाह रहे हैं गोवर्धन कि ये 2 दिन बाद जब विस्तार होना है और चेहरे बदले जाने हैं, तो आज की बैठक का जो उद्देश्य समझ में आता है वो सीधा सीधा यही आता है कि तमाम जो सदस्य हैं उनसे इस्तीफे ले लिए जाएं। अगर विवशता किसी का को ड्रॉप करने की है तो उसे समझा दिया जाए कि किन परिस्थितियों के चलते उसको ड्रॉप किया जा रहा है और उसको किस तरह से अकोमोडेट किया जाएगा। गोवर्धन। बिल्कुल, देखिए, कैबिनेट की बैठक जारी है और मंत्रिपरिषद की भी बैठक कुछ ही देर में शुरू होगी। इस जो बैठक का जो मकसद ये बताया जा रहा है कि जो ताजा राजनीतिक घटनाक्रम है उसको लेकर के एक बार कैबिनेट और मंत्रिपरिषद के जितने भी साथी हैं, जितने भी टीम मेंबर हैं गहलोत के, वो उनसे एक बार क्लोज डोर चर्चा करके और आगे के रोड मैप पर चर्चा करना चाहते हैं और इसीलिए ये बैठक बुलाई गई है। आज पूरी सर्जरी करने के बाद, संगठन की सर्जरी और सत्ता की मिनी सर्जरी करने के बाद ये पहली बार कैबिनेट और मंत्रिपरिषद बुलाई गई है। हालांकि जो सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही है उसके मुताबिक
कैबिनेट विस्तार को लेकर के एक बार रणनीति में अचानक बदलाव कर दिया गया है। कोई जरूरी नहीं है कि 2 दिन बाद ही विस्तार हो, क्योंकि जब तक ये पूरा मामला स्टेबल नहीं हो जाए तब तक विस्तार को लेकर के वरिष्ठ नेताओं ने ये सलाह दी है कि एक बार इस विस्तार को टाला जाए, क्योंकि हो सकता है कुछ इस पूरे विस्तार के बाद में जिनको मौका नहीं मिले वो पायलट खेमे से न मिल जाए। इसलिए एक बार वेट एंड वॉच की स्थिति रखी जाने की सलाह वरिष्ठ नेताओं की ओर से दी गई है। लेकिन बताया यह जा रहा है कि कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक में एक बार सभी मंत्रियों को सिचुएशन समझा करके और उनके इस्तीफे एहतियात रख लिए जाएंगे, ताकि जब भी कैबिनेट में विस्तार और फेरबदल हो तो मुख्यमंत्री अपने हिसाब से टीम चुन ले। ज्यादा लोगों को ड्रॉप किए जाने की संभावनाएं नहीं बताई जा रही। जो राजनीतिक प्रेक्षक और कांग्रेस के हमारे सूत्र कह रहे हैं उनके मुताबिक मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में अब ड्रॉप करने लायक स्थिति है नहीं, क्योंकि जिनको ड्रॉप करना था उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है। एक जो बड़ा बदलाव अब आया है इस सर्जरी के बाद में सत्ता संगठन और ये कोई आसान काम भी नहीं होगा। नया जो मंत्रिमंडल सामने आएगा, मंत्रिमंडल का जो नया स्वरूप सामने आएगा उसमें बहुत सारे संतुलन साधने होंगे, बहुत सारी चुनौतियों से पार पाना होगा। पूर्वी राजस्थान में जिस तरह का कहा जा रहा है कि वैक्यूम सा एक क्रिएट होगा, उसको भरना होगा। उसके अलावा जातिगत संतुलन है वो साधने होंगे। गुर्जर नेताओं को हो सकता है, गुर्जर विधायकों को तरजीह देनी पड़े। अब जो नया मंत्रिमंडल का स्वरूप होगा उसमें बसपा से 6 व्यक्ति आए हैं, 11 निर्दलीय 7 खड़े हैं। बहुत बड़ा टास्क है मंत्रिमंडल का नया चेहरा जो अभी सामने आएगा उसको बनाना। गोवर्धन शायद सुन नहीं पाए, उनके पास फिर से जाएंगे हम। चलिए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस बीच गोवर्धन, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं और कोई अपडेट आपके पास आता है, बड़ी खबर आपके पास आती है तो आप हमसे फौरन शेयर करें। सुरेश चौधरी साहब, जो अनरेस्ट आया था, जो अस्थिरता का दावा किया जा रहा था, वो खत्म हो गया मान लें? देखो, अस्थिर जो स्थिति थी वो सारी आपके सामने है, पूरे प्रदेश के सामने है, पूरी जनता के सामने है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो रोल चल रहा था जी, वो रोल अभी खत्म हुआ नहीं है। अच्छा, इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो हमारी पार्टी फिर भी, ये वीर तेजाजी की धरती है राजस्थान की, इस वीरों की धरती है राजस्थान की। यहाँ के लोग बिकने वालों की श्रेणी में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के हम हमारे विधायकों को चाक चौबंद इसलिए कर रखे हैं, उनको एक साथ इसलिए बैठा रखा है कि मध्य प्रदेश की घटना, गोवा की घटना, अरुणाचल की घटना, कर्नाटक की घटना, ताज़ा अभी जब राज्यसभा के चुनाव हुए थे 7 विधायक गुजरात में खरीदना, तो इन सब घटनाओं को देखते हुए और सारी चीज़ों को देखते हुए और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि पूरी 5 साल हमारी सरकार चलेगी और हम पूर्ण बहुमत में एकदम अच्छी संख्या के साथ। हाँ, तो मतलब यही हुआ ना कि अभी जो अनरेस्ट आया था वो खत्म हो गया मान रहे हैं आप? बिल्कुल, हाँ, ठीक है। वासुदेव देवनानी साहब, ये अनरेस्ट खत्म होने से पहले जो पेंच अटका हुआ है वो फ्लोर टेस्ट पर आकर अटका हुआ है। अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, हालांकि अभी गोवर्धन बता रहे थे कि उसकी तारीख टल सकती है, लेकिन अगर कांग्रेस विधायक दल के तमाम विधायक पहुंचते हैं राजभवन में, शपथ होती है नए सदस्यों की, तो एक अनौपचारिक फ्लोर टेस्ट तो होना ही है वहाँ। देवनानी साहब, अभी ये सरकार जी स्पष्ट रूप से अल्पमत में है। अच्छा, कांग्रेस के 100 लोग थे, हाँ, 101, 6 लोग बीएसपी के आए, हाँ, 107 हुए। ये स्पष्ट है 107 में से 19 लोग, हाँ, कांग्रेस के, वो इनकी बैठक में नहीं थे। यदि 107 में से 19 घटा दिए जाएं तो स्पष्ट है कि बाकी आपके केवल 87 ही लोग बचते हैं जो कांग्रेस के थे। और ये 109 का जो दावा कर रहे हैं, 109 का तो दावा कहीं नहीं खड़ा होता, क्योंकि ये 19 लोग नहीं थे, 3 निर्दलीय नहीं थे, एक ऊपर इनके मंत्री बीमार है वो नहीं थे, तो 23 लोग नहीं थे और कुल मिला के इनके वोट 125 से माना जाता है, तो 23 उठा के 101, 102 रहे। अच्छा। और 101, 102 में से भी जिस तरह से बीटीपी के व्यक्ति का, एमएलए का जो वायरल हुआ है, तो वह पुलिस के दबाव में वहां पर इस प्रकार से लोगों को रोका गया है। और जब इस प्रकार के समूह में लोगों को रोका जाता है, उनसे कोई स्टेटमेंट दिलाया जाता है, तो वो दबाव में दिया हुआ होता है। इस समय निश्चित रूप से कांग्रेस अल्पमत में है। और जहां तक विस्तार की बात है, मैं तो ये अपेक्षा करूंगा कि जब तक फ्लोर टेस्ट नहीं हो जाए तब तक इनको विस्तार करने का कोई नैतिक दायित्व
नहीं है, राज्यपाल को भी पहले फ्लोर टेस्ट के लिए कहना चाहिए, उसके बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार की अनुमति दी जानी चाहिए। नहीं तो विस्तार के नाम पर कुछ लोगों को एक तरह से जो प्रलोभन की श्रेणी में आ जाएगा कि आपको मंत्री बना दिया, आप हमारे साथ आ गए। इस प्रकार की परिस्थितियां भी बनती हुई दिखाई दे रही हैं। और यह दोनों का जो मामला है, यह कोई आज का नहीं है, यह बार बार केवल अपने घर के फूट को, अपने घर की कलह को, अपने घर के अंतर कलह को बीजेपी के ऊपर ठीकरा फोड़ना, ये शायद इनका स्वभाव बन गया है। बीजेपी कहीं पिक्चर में नहीं है। 1.5 साल से आपने जो है सचिन पायलट को आपने उप मुख्यमंत्री और सर बना रखा है, और ये झगड़ा कोई आज का नहीं है, मुख्यमंत्री बनने तक से समय का चल रहा है। और एक ऐसे व्यक्ति जिसके आधार पर आपने चुनाव जीता, ये स्पष्ट है कि आपके चुनाव जीतने में आज सब लोग कह रहे हैं कि रात दिन इन्होंने मेहनत की, 21 से लेकर इन तक लिया है। फिर इनके संगठन की संरचना, जिस प्रकार से यूथ कांग्रेस हो चाहे इनके सेवा दल हो, आज सबने एक तरह से इनको निकाल दिया गया। तो जिस संगठन के आधार पर आपको सरकार बनी, तो सरकार को फिर रहने का कोई अधिकार ही नहीं। जब आपने संगठन के मुखिया कोई बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो इस तरह से आपके कई अभी जिला अध्यक्ष के इस्तीफा देते जा रहे हैं। तो इस प्रकार की परिस्थितियां लगता है कि पूरे राजस्थान में अराजकता का वातावरण है, अस्थिरता है। जब तक ये चीजें स्पष्ट नहीं होती फ्लोर टेस्ट के द्वारा, तब तक निश्चित रूप से वातावरण अभी भी अस्थिरता का बना हुआ है। ठीक है देवरानी साहब, एक तो परफेक्ट फिगर्स आपके पास हैं कि गहलोत के कैंप में कितने विधायक हैं, सचिन के कैंप में कितने विधायक हैं, इससे क्या संकेत मिलते हैं सब लोग बेहतर तरीके से समझते हैं। दूसरी बात, ये जो फ्लोर टेस्ट की बात है जिसमें लगातार आप चाहिए की बात कर रहे हैं, आज आपकी पार्टी के जो दिग्गज नेता दूसरे हैं उन्होंने भी यही मांग की कि ऐसा उनको करना चाहिए, उनको फ्लोर टेस्ट के बिना मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं करना चाहिए, उनको फ्लोर टेस्ट के लिए जाना चाहिए। आप तो मांग कर सकते हैं ना, अगर नंबर गेम में सरकार फेल हो चुकी है तो आप औपचारिक रूप से मांग कर सकते हैं, आप फ्लोर टेस्ट के लिए मजबूर कर सकते हैं सरकार को, अगर नंबर गेम में सरकार फेल हो चुकी है तो। आप इंतजार करिए, हमारा नेतृत्व है इस पे विचार कर रहा है, राष्ट्रीय नेतृत्व से भी चर्चा कर रहा है। बहुत अच्छी बात है कि आपने कम से कम तो अभी जिस प्रकार की मेरे पास जानकारी है कि इन्होंने उस होटल में केवल 90 कमरे बुक कराए, उसमें से भी कल रात को 4 कमरे खाली थे। इसके अलावा 86 से ज्यादा एमएलए नहीं थे। अब केवल बाहर आके 101 बताना, उससे तो सिद्ध नहीं होता कि 101 थे। मीडिया ने भी जो कुछ फोटो खींचे, उन फोटो में भी यदि गणना की जाए तो वह संख्या 84 से 86 से अधिक दिखाई नहीं देती। तो केवल 101, 102, 109 का आंकड़ा और बाहर आके मीडिया को देने का कोई तात्पर्य नहीं है। ये मामले में आपकी दिलचस्पी जगाता है, स्वाभाविक रूप से जगाएगा। बिल्कुल ठीक है, मैं वापस आता हूं आपके पास। ओम सैनी साहब, आपकी राजनीतिक सूझबूझ और आपका अब तक का पत्रकारिता का तजुर्बा क्या कहता है, क्या सचिन कैंप पर कार्रवाई के साथ इस राजनीतिक घटनाक्रम का पटाक्षेप हो गया है? ओम सैनी जी, देखिए लगता तो है हो गया, लेकिन मैं पहले राज्यपाल वाली स्थिति पर कहना चाहता हूँ कि राज्यपाल की जो वैधानिक स्थिति है उसमें अगर कलराज मिश्र जैसे एक्सपीरियंस अनुभवी आदमी राज्यपाल हो और वो जो सहमति पत्र वगैरह जो मुख्यमंत्री ने पेश किए उनके पास में, उसको देखकर कि वो मंत्रिमंडल के विस्तार की अनुमति दे दें, तो अनुमति दे देने के बाद भी ये चाहिए जो बोल रहे हैं, इसका मतलब कि ये कहना तो चाहते नहीं है। राज्यपाल के पास भी ये कहने के लिए जाना नहीं चाहते कि साहब इनके पास में तो सिर्फ 90 है या 82 है, 87 है, तो सिर्फ ये एक कयास है। मुझे इन बयानों से ये लग रहा है कि निश्चित रूप से कांग्रेस का जो दावा है कि हमारे इतने विधायक वहां पर थे और उन्होंने इस पर ये वो सहमति दी है, समर्थन दिया है, वो मुझे वाजिब लगता है। दूसरी बात, सचिन पायलट का जो सारा गेम है, वो जो जिस तरीके जैसा आरोप है कि साहब उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ में सारा सिलसिला चल रहा था, 30 अगर विधायक आ जाएं तो वो उनको कुछ हैसियत दे देंगे, चीफ मिनिस्टर के लिए नहीं मान रहे थे, ऐसा चल रहा था, वो सब हुआ नहीं। ऐसी स्थिति में मुझे लगता ये है कि अगर सचिन पायलट चाहें तो अपना दल बना सकते हैं अलग से, और ये जो दूसरा एक और रास्ता है कि जिन लोगों को अभी तक कुछ हुआ नहीं है उनको नोटिस तो दिए जाएंगे, अनुशासन की कार्यवाही तो इन लोगों पे की जाएगी कि सब आपने ऐसा ऐसा किया है और आपके तो आप जवाब दीजिए। तो एक प्रक्रिया है जिससे गुजरने के बाद में ही बाकी लोगों तो उनको सबको पता है कि इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि कुछ लोग हताश होकर या ये कह सकते हैं दिग्भ्रमित हो गए तो ठीक होकर के वापस आ जाए, लेकिन ये तय है, मुझे ऐसा लगता है कि अब सचिन पायलट के लिए राजस्थान की कांग्रेस में कोई हैसियत वाला सिलसिला नहीं है, उनके चलाए सारे उससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, जब तक कि कोई भारतीय जनता पार्टी का आला कमान ही कोई विलक्षण काम ना कर दे,
जो कमल खिलाते रहे हैं, वो मध्य प्रदेश में भी खिलाया उन्होंने, गुजरात में भी कुछ कमाल किया, और बाकी नाम आपने सुरेश जी बोल ही रहे थे ना, कर्नाटका में भी किया। तो वैसा अगर कुछ होता है तो बात अलग है, अन्यथा ये बिल्कुल साफ हो गया जब सचिन पायलट का गेम यहाँ पर खत्म और अशोक जी गहलोत का काम और कांग्रेस का काम प्रारंभ हो। जिस तरीके से पूरे संगठन के अंदर उन्होंने अपने पसंदीदा लोगों को लगाए हुए थे, उनको बदलने का सिलसिला, क्योंकि बड़ा मुश्किल काम है ये, मुश्किल इस कारण पूरे संगठन में से ये सारी अराजकता वाले सिलसिले को बदल करके डोटासरा को सारा काम करने के लिए ये बड़ा वक्त लगेगा। मेरा ख्याल है कि 4-5-6 महीने लग सकते हैं इस कांग्रेस संगठन यहाँ पर अपनी हैसियत में वापस लौटे। सैनी साहब, अगर इस बात को सही माने कि जो दिख रहा है वो ही कुल मिलाकर घटनाक्रम है, तो क्या लगता है फिर कि सचिन पायलट के कैंप से असंतुष्ट कैंप से प्लानिंग में कुछ चूक हो गई, डेस्परेट एक्ट हो गया, या फिर अशोक गहलोत अंदाजे से आकलन से कहीं ज्यादा सूझबूझ वाले आदमी निकले? देखिए, डेस्परेट एक्ट जो आपने एक शब्द बोला ना, वो ज्यादा महत्व। मुझे याद है कि 2002 में जब सचिन पायलट को कांग्रेस की सदस्यता राजस्थान में दी जा रही थी, अमरूदों के बाग में फंक्शन हुआ था, 50,000 गुर्जर कार्यकर्ता इकट्ठे हुए थे, और गिरजा व्यास ने उनको, उस वक्त की पीसीसी चीफ हुआ करते, उन्होंने सदस्य बनाया था। और वो जो राजेश पायलट साहब का जो बनाया हुआ संगठन है, किसान मजदूर महापंचायत, उसको आगे बढ़ा करके और पूरे उत्तरी भारत में गुर्जर समाज को एकत्रित करना चाहते थे उसका। और ये रमा पायलट चाहती थी कि ये सारा दायित्व पूरा करें सचिन पायलट, क्योंकि बाई इलेक्शन में तो रमा पायलट जीत करके आई, लेकिन साथ साथ में कह दिया था कि इस सीट के लिए मुझे अपने पुत्र के लिए सचिन के लिए चाहिए, तो वो सब दिया उनको ना। ये देने के साथ में ही, और जो एक गुर्जर जाति जो ओबीसी में शामिल थी, वो जो ओबीसी से निकलकर एसटी में आने का जो सिलसिला चला, उससे जो मीणों में और गुर्जरों में एक टकराव पूरे प्रदेश में पैदा हो रहा था, उससे निकलने का रास्ता भी भुगता बाद में वसुंधरा जी ने, लेकिन स्टार्ट ये अशोक जी के वक्त में ही हो गया था। और भुगता ये कि जो कुछ हुआ आपको पता है, सब जानते हैं। तो वो सब चीजें सचिन के लिए अभी भी मौजूद है, तो महापंचायत का नेतृत्व करते हुए पूरे हिंदुस्तान में अपने आप को स्थापित कर सकें, वो उनमें क्षमता है या नहीं, मुझे नहीं मालूम। ठीक है, देवरानी जी वापस आऊंगा सैनी साहब आपके पास। देवरानी जी, क्षमता को लेकर बात हो रही है। आपने अभी कहा कि सचिन पायलट ने विपरीत परिस्थितियों में 5 साल तक अपनी पार्टी का नेतृत्व किया, पार्टी को खड़ा किया, राजस्थान में सत्ता में लेकर के आए। उनका जो राजनीतिक जीवन, भले ही उनकी उम्र कम हो, लेकिन वो केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं, और प्रदेश अध्यक्ष तो वो हैं ही, डिप्टी सीएम के तौर पर भी उन्होंने 1.5 साल काम किया है। आपकी पार्टी के लोगों का मानना है कि वो एक काबिल आदमी थे, उनको साइडलाइन करके भारतीय जनता कांग्रेस ने उनके साथ नाइंसाफी की। आपको भी लगता होगा ना ऐसा? निश्चित रूप से कांग्रेस के अंदर जो युवा नेतृत्व है, उनको किस प्रकार से जलील किया जाता है, उसके मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया का उदाहरण सामने है। और यहाँ भी जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन का, एसीबी का, एसओजी का दुरुपयोग करके अपनी पार्टी के अध्यक्ष को 120 और 124 धारा के अंतर्गत नोटिस दिलाना, जिसमें उनको षड्यंत्र के साथ उनका आरोपित करना, मैं समझता हूँ इससे ज्यादा किसी का कोई अपमान हो नहीं सकता। तो इस पार्टी के अंदर जिसने पार्टी को सींचा या खड़ा किया, या जो भी संगठन खड़ा किया, आपसी मतभेद होते होंगे छोटे मोटे, लेकिन इस स्थिति पे जाना कि उनको एसओजी के द्वारा नोटिस देना और फिर स्थितियां बदले, तो पुलिस का इतना दुरुपयोग करना कि कोरोना के नाम पर सीमाएं सील कर देना ताकि इनके सबको अंदर रहे। तो यदि ये परिस्थितियां बनी, तो इसके जो होटल में जो परिस्थितियां होंगी वो बीटीपी के विधायक के अंदर देखा जा सकता है। इस प्रकार की परिस्थितियों निर्माण में बाहर आके कहना कि एमएलए ने हस्ताक्षर कर दिए या समर्थन पत्र कर दिया, वो तो दबाव में सामने कोई भी कर सकता है। स्वतंत्र रूप से तो विधानसभा का पटल ही आता है। तो ये सचिन पायलट के साथ निश्चित रूप से इन्होंने अन्याय किया है। ठीक है। और उस अन्याय के लिए पार्टी को सोचना है, पार्टी का वैसे आंतरिक मैटर है, लेकिन स्पष्ट दिखाई देता है एज ए लेमैन, एज ए नागरिक, कि उस व्यक्ति के साथ इन्होंने अन्याय किया है, क्योंकि इन्होंने यस मैन नहीं बने और 1.5 साल तक इनका जो संघर्ष चलता रहा, उसके निश्चित से कोई पटाक्षेप
हुआ नहीं, इनको कहना माना नहीं, इनके कहने से कोई ट्रांसफर करना नहीं, हर जगह जगह उनको जलील करना, तो कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति लंबे समय तक शायद ये सिंधिया जी के साथ हुआ। फिर आरोप केवल बीजेपी लगाना खरीद फरोख्त का, अरे आपके घर में ही तो फूट है, उसको तो आप ठीक करो। ठीक है, विधानसभा के पटेल की बात अभी देखें, सुरेश जी से भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये है ना देवरानी साहब कि उनका लंबा राजनीतिक समझ उनके अंदर परिपक्वता आ चुकी है, और क्या यहाँ ये जो लोग मानते हैं वो कैसे गलत हैं, थोड़ा सा मुझे समझाइए कि सचिन अगर राजनीति में पक चुके हैं तो क्या उन्होंने बगावत अपना पद गंवाने के लिए, अपनी हैसियत गंवाने के लिए की? क्या उनको अंदाजा नहीं था इस बात का कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे साथ क्या होगा? जब तक कि आप उनके पीछे खड़े नहीं थे, आपने उनको मदद का भरोसा नहीं दिया था, और आज भी दे रखा है। क्या ये थ्योरी गलत है देवरानी साहब? आज भी उनकी किसी बीजेपी के नेता से अब उनके यहाँ बर्खास्त होने के बाद किसी का संपर्क हुआ हो तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इसके पहले उनका किसी भी बीजेपी के नेता से किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं था ना उन्होंने किया। वो तो खुलेआम कहा भी कि मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं करूंगा, ये उनके स्टेटमेंट्स आए थे। तो ये परिस्थितियां सबके सामने है। यह तो उन्होंने जो किया, एक अपमान सहने के बाद भी उन्होंने अपनी परिस्थितियां केंद्रीय नेतृत्व के सामने कई बार रखी। सिंधिया जी ने भी कई बार राहुल से मुलाकात करने की कोशिश की, अब भले कह रहे हो कि उनको 28 बार फोन भी किया, लेकिन हर व्यक्ति अपने, अभी उन्होंने ट्वीट में कहा भी है कि सत्य जो है हमें यह पराजित कभी नहीं होता, कुछ क्षणों के लिए भले इधर उधर उसके साथ परिस्थितियां हो सकती हैं, तो अभी जरा सत्य की प्रतीक्षा करें कि क्या सत्य सामने आता है। मतलब अभी सत्य छुपा हुआ है ना, अभी तक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद आज होने वाली थी, हुई नहीं, शायद कल हो जाएगी। देखिए आप उनके बारे में परफेक्ट जानकारी है, आपके सामने आ जाएगा, आपको उनके बारे में परफेक्ट जानकारी है। ये भी पता है कि वो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस टीवी पे आया, नहीं ये टीवी पे आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मैं आपके बीच में डिस्टर्ब नहीं किया, मैं छोटी सी कह रहा हूं, मैं आपकी छोटी सी बात का जवाब दूं। आपका राज था, घनश्याम तिवारी जी क्या थे? उनके बारे में आपको अच्छी तरह पता रहता था सुरेश जी, आपको पता है उनकी व्यथा को आप बेहतर तरीके से समझते थे। मैं ये कह रहा हूं कि सचिन पायलट जी युवा अध्यक्ष थे, एकदम मेहनती आदमी थे, आज भी हमारी पार्टी के वो एमएलए हैं। वो किसी कारण से हमसे, हमारी पार्टी के किसी काम से या किसी भी बात से नाराज हैं तो हाई कमान ने उनसे बात करने की पूरी कोशिश की, उनको पूरा सम्मान देने की बात की। आज भी वो हमारी पार्टी के विधायक है। तो इसलिए आप बहुमत की बात कर रहे थे, हमारी पार्टी के पास आपके सामने ताजा अभी 10 दिन पहले 124 वोट पड़े थे। आप 109 वोटों के लिए टेंशन क्यों कर रहे हैं? अभी हमारी पार्टी के पास तो 124 वोट हैं। अब जो हमारे असंतुष्ट, जो भी 10, 12, 15 जो भी मान लें संख्या, अभी तो उसका कोई फैसला थोड़ी हो गया, वो हमारी पार्टी के सदस्य हैं अभी। तो इसलिए आप फ्लोर टेस्ट की बात, इसलिए ही हमें संदेह हो रहा है, इसलिए हम बार बार गोवा की, कर्नाटक की, मध्य प्रदेश की, गुजरात की, सब जगह के, अरुणाचल प्रदेश की बात करना हमारी मजबूरी नहीं है। ये प्रत्यक्ष है, ये देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनी हुई सरकारों पे, चुनी हुई सरकारों पे, आता हूं सर आपके पास, सुन लेना, चुनी हुई सरकारों को गिराना केवल भारत में, तो फिर भारत में आप अगर यानी ये शुभा बना हुआ है क्या सुरेश जी कि भाजपा तोड़फोड़ कर सकती है, आपके पास जो नंबर्स हैं उनको डिस्टर्ब कर सकती है, आपके नंबर्स टूट सकते हैं? नहीं, टूटने के लिए कोशिश कर ही रहना। देवनाथ जी आपके सामने बता ही रहना कि वो इतने बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, इतने बजे, आज भी होटल में कितने बजे कितने आदमी, वो सारी गणित इनके पास में। मगर हमारे विधायक, हमारे पार्टी के, वो अभी तो पूर्व हुए, उनको 10 घंटे नहीं हुए हैं, उन हमारे अध्यक्ष जी की सारी वो सूचनाएं इनके पास। तो ये बातें क्या इंगित करती है? चलिए, ये बातें क्या इंगित करती हैं और आगे किस दिशा में जाती हुई दिख रही हैं और किस दिशा में भी जा सकती हैं, ये तमाम परिस्थितियां, इस पर चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। चर्चा पर लौटते हैं और सबसे पहले अब रुख करते हैं हमारे सहयोगी गोवर्धन चौधरी का। गोवर्धन, जो खबर अपडेट हो रही थी कि परसों जो मंत्रिमंडल विस्तार संभावित है उसको लेकर अभी स्थिति कुछ साफ नहीं है, हो भी सकता है और नहीं होने की संभावनाएं कहीं ज़्यादा हैं। गोवर्धन चौधरी अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो क्या अपडेट है उसको लेकर? बिल्कुल, देखिए मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के जो वरिष्ठ नेताओं की राय ये आई है कि अगर तत्काल कर दिया गया तो एक खतरा ये भी है कि जो लोग इसमें जगह नहीं
सकते हैं तो बगावत का खतरा फिर भी बना रहता है। तो एहतियात, एक बार वेट एंड वॉच की स्थिति रखी जाए तो वरिष्ठ नेताओं के इन्हीं विमर्श के बाद में शायद ये जो मंत्रिमंडल विस्तार का आइडिया है एक बार कुछ समय के लिए टाला भी जा सकता है, क्योंकि देखिए राजनीति संभावनाओं का खेल है और यहाँ पर लोहे की लकीर कुछ भी नहीं होती, परिस्थितियां जैसी होती है उसके हिसाब से फैसले करने होते हैं। तो जब वरिष्ठ नेताओं के सामने ये मामला रखा गया तो उन्होंने राय यही दी कि एक बार कम से कम ये जो राजनीतिक संकट है इसका समाधान हो जाए, स्थितियां स्टेबल हो जाए, उसके बाद देखा जाए, क्योंकि सीएम के पास में फिर फ्री हैंड है पूरा। ठीक है गोवर्धन, स्थिति स्टेबल होने का इंतजार करना पड़ेगा। इस बीच अगर कोई और डेवलपमेंट नहीं आता है तो, और डेवलपमेंट को लेकर के भाजपा पूरी तरह से आशान्वित है और सचिन पायलट की चुप्पी अभी तक टूटी नहीं है। भाजपा का जो आशान्वित होना है वो देवनानी जी ने साफ किया कि नंबर्स जो बताए जा रहे हैं वो नंबर्स असल में नहीं हैं। अच्छा गोवर्धन कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। जी देखिए, जो कैबिनेट की और मंत्रिपरिषद की जो बैठक है, ये जो 3 मंत्री डिप्टी सीएम और रमेश मीणा और विश्वेंद्र सिंह, इन तीनों को बर्खास्त किया गया। उसके बाद इनके विभागों के कामकाज को लेकर के मंत्रियों को जिम्मेदारी आज इस बैठक में सौंपी जा सकती है, क्योंकि इन विभागों का जिम्मेदारी है वो कोई न कोई तो निभाएगा, क्योंकि बिना मंत्री कोई विभाग नहीं हो सकता। तो इसलिए ये जिम्मेदारी इस बैठक में सौंप दी जाएगी। ये तीनों डिप्टी सीएम के पास में जो विभाग थे और इन दोनों मंत्रियों के साथ बैठक में कई सारे मसलों पर चर्चा हुई, वर्तमान के सियासी हालात हैं। जी नहीं, अभी गोविंद सिंह डोटासरा से लिया नहीं गया। गोविंद सिंह डोटासरा आगे होके अगर ये पहल करते हैं कि एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत रहता है, क्योंकि पायलट भी तो थे। ठीक बात है। चलिए, तो ये जो नंबर गेम की आप बात कर रहे थे देवनानी जी, अब आप फिर से समझाइए क्या गणित लेकर चल रहे हैं जिससे आपको लगता है कि सरकार के पास नंबर्स नहीं है और सरकार को फ्लोर टेस्ट करा लेना चाहिए, नहीं कराते हैं और आगे बढ़ते हैं तो ये नैतिकता का हनन है। देवनानी जी, इसके पीछे 2-3 लॉजिक है। हाँ, एक तो खुद सचिन पायलट ने कहा कि सरकार अल्पमत में आ गई। हमने नहीं कहा, इन्हीं की पार्टी के उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे और उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इसको कहा। दूसरा, जिस प्रकार से मीडिया के माध्यम से चीजें छट करके आई कि अंदर जो 109 का आंकड़ा हुआ, 109 और 23 132 होते हैं, 132 का कहीं आंकड़ा बैठता नहीं है। तो ये दूसरा आंकड़ा है कि इनके आंकड़े गलत हैं। 23 को लेकर शोर है, 109 पर आपका सवाल है? नहीं, 109 पे सवाल है, नंबर 1। नंबर 3, यदि वो 23 आप हटा देते हो और एक मंत्री बीमार है तो ये 24 हो गए, तो कुल मिला के इनके पास 101 का इनके हिसाब से बैठता है। एक अध्यक्ष है तो 100 लोगों का बैठता है। अब 100 लोगों पे एक तो बहुमत नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, एक बार पूरी बात कर, सुन लीजिए गणित से। उसके बाद जिस प्रकार से बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रखी है, बोलिए देवनानी जी। जिस प्रकार से बीटीपी के विधायक का उसमें आया, उनके नेतृत्व ने कहा कि हमारे 2 लोग न बीजेपी का साथ देंगे न कांग्रेस का साथ देंगे। इन 2 को भी हटा देते हो तो आप 98 पे आ जाते हो। और अंदर की जो जानकारी मीडिया ने जो फोटो अखबार में दी है, जो जानकारी आई उसके हिसाब से, और जो होटल के लोगों के द्वारा बाहर जो जानकारी छन के आई कि अंदर केवल 86 लोग थे, और सचिन पायलट ने भी कहा कि केवल 84 हैं अंदर वहां पे। तो इस प्रकार की बातें संदेह तो घेरा करती हैं कि इनके पास बहुमत नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा सुरेश जैन आप समझाइए इस बात को कि जितने भी विधायक अभी सरकार के साथ हैं और जितने विधायक सचिन पायलट के कैंप में हैं, पहली बात तो व्यावहारिक बात ये समझ में आती है कि उनके नेता को उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिए जाने के बाद, अध्यक्ष पद से हटा दिए जाने के बाद, 2 मंत्रियों को उनके पद से हटा दिए जाने के बाद अब वो नाम मात्र के कांग्रेस सदस्य विधायक रह गए हैं। उनका पार्टी में उस तरह से वापस लौटना और घुल मिल जाना पहले की तरह संभव लगता नहीं है, एक बात। दूसरी बात, अब आगे अगर सरकार के ऊपर संकट है तो वो किस रास्ते से गुजरता है? ये जो विधायक सचिन पायलट के साथ हैं, ये क्या इस्तीफा दें, या अगर व्हिप जारी होता है, फ्लोर टेस्ट होता है और व्हिप जारी होता है तो इनके पास क्या विकल्प बचते हैं? अगर इनको निष्कासित कर दिया जाता है तो भी इनके ऊपर व्हिप लागू रहता है या नहीं रहता है? निलंबित कर दिया जाता है तो इनके ऊपर व्हिप लागू रहता है या नहीं रहता है? मैं इस संबंध में ये कहना चाहूँगा स्थिति स्पष्ट करते हुए कि अभी तक कांग्रेस ने होशियारी दिखाते हुए सिर्फ पदों से इन लोगों को हटाया है। कांग्रेस ने ना तो निलंबन किया है और ना सस्पेंड किया और ना टर्मिनेट किया है जी। इसलिए आज की तारीख में वो कांग्रेस के सदस्य हैं, और अगर इसी स्थिति में व्हिप जारी होता है और फ्लोर टेस्ट होता है तो उन्हें कांग्रेस के पक्ष में वोट देना होगा। नहीं देंगे तो दल बदल कानून के तहत
वो जो भी सजा है, पहली बात तो उनको आना होगा, आना होगा या सदन में आना ही होगा ना। एब्सेंट होंगे तब भी दल बदल कानून का उल्लंघन है, हाँ, और प्रेजेंट होकर वोट नहीं करके तब भी दल बदल कानून का उल्लंघन है। दूसरी बात, यदि कांग्रेस इनको निलंबित कर देती है, इसकी संभावना यह है कि कल सचिन जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये निलंबित कर दिए जाएंगे जी, तो व्हिप निलंबन के बावजूद भी उस सदस्य पर लागू होता है। ठीक है, और वो यदि पार्टी के खिलाफ वोट करता है तो दल बदल के कानून उसके ऊपर लागू होता है, जिसके तहत वो आगे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, एक विधानसभा जिसके तहत वो आगे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ये दो बातें हैं। अब यदि उनके पास ये लगता है कि हमारे पास नंबर है, तो वो अपने पदों कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देवें, ताकि ये जो फिगर है 200 में 101 वाला, ये घटे, और उनकी इच्छा के अनुरूप जो फिगर उनको चाहिए उस फिगर पर वो बात आ जाए जी। एक बात यह बड़ी तेजी से चल रही है फ्लोर टेस्ट वाली। हाँ जी, मैं बता दूं, गवर्नर साहब के पास जो आज के तारीख में ऑन पेपर रिकॉर्ड है कि अशोक गहलोत ने अपना बहुमत एक बार सिद्ध किया हुआ है। दोबारा उनका बहुमत है या नहीं है, ये अखबार या रेडियो या टीवी के न्यूज के आधार पर राज्यपाल तय नहीं कर सकते जी। हाँ, या तो जो सदस्य कांग्रेस से विद्रोह कर रहे हैं वो 10, 15, 20, 25, 30 जितने, वो गवर्नर को लिख के दें कि हमने समर्थन वापस ले लिया है। हाँ जी, या कोई दूसरी पार्टी लिख करके देवे, तो ही वो राज्यपाल सिर्फ लिखकर देने से काम चलता है क्या जैन साहब? इस बात को मैं बहुत विस्तार से इसलिए कर रहा हूं कि हर आदमी, राजनीति में दिलचस्पी रखने वाला आदमी, इन बातों को गहराई से और तकनीकी तौर पर समझना चाहता है। तो केवल लिख देने भर से काम चल जाता है क्या, या व्यक्तिशः आपको वहां परेड करानी पड़ेगी लोगों की? वो गवर्नर की इच्छा पर है। अच्छा, अगर वो संतुष्ट हो जाते हैं कि जो लिख करके चिट्ठी मेरे पास आई है, 5 आदमी लेकर के आए हैं, वो बिल्कुल वाजिब है, सही साइन है, सही दस्तखत हैं और मैं संतुष्ट हूं उससे, तो वो उसको मान सकते हैं, और वरना उन विधायकों को परेड कराने के लिए अपने आप वो बुला सकते हैं। और इसके अलावा डिपेंड इस बात पे करेगा कि राज्यपाल उस परिस्थिति को किस तरह से महसूस करते हैं। उन्हें ये लगा कि नहीं, ये फालतू की बात है, इतने से आदमियों से सरकार गिरेगी नहीं, तो राज्यपाल कह देंगे ठीक है, जब विधानसभा सत्र आएगा देखेंगे, अभी मंत्रिमंडल का विस्तार तो होने दो। हाँ, पर एक बात और बताऊं आपको, मंत्रिमंडल के विस्तार का फ्लोर टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। मंत्रिमंडल का विस्तार तो जब तक वो चीफ मिनिस्टर हैं, जब चाहें जब वो करा सकते हैं, और राज्यपाल उनको नैतिक रूप से रोकने का हक नहीं रखते। जबरदस्ती रोके तो बात अलग है, बाकी अगर आज भी वो कहें कि ऐसा मुझे मंत्रिमंडल विस्तार करना है और राज्यपाल जयपुर में हैं, उनको समय है, तो वो ये जरूर कह सकते हैं मेरे पास आज टाइम नहीं है, कल करूंगा, कल नहीं है परसों करूंगा, लेकिन वो इस आधार पर नहीं कह सकते कि आपके पास बहुमत नहीं है, आप पहले फ्लोर टेस्ट करो फिर मंत्रिमंडल का विस्तार करना जी। इसलिए मंत्रिमंडल के विस्तार का फ्लोर टेस्ट से कहीं भी कोई लेना देना नहीं है। एक बात मैं इससे अलग राजनीतिक रूप से कहना चाहूंगा, फरमाइए। सचिन पायलट के बारे में ही कहना चाहूंगा। 2-3 साल पहले एक चैनल के प्रोग्राम में, जब ये लगातार कांग्रेस हार रही थी और उसके हाथ से राज्य जा रहे थे, तब मैंने कहा था कि यदि गांधी परिवार से ये बड़ा कदम उठाया जाए, बड़ा दिल रखते हुए, कि किसी युवा को कार्यकारी अध्यक्ष या अखिल भारतीय अध्यक्ष बनाया जाए, जिसमें मैंने सचिन पायलट के लिए कहा था बनाया जाए, तो कांग्रेस के लिए बहुत हितकारी होगा। हालांकि आज परिस्थिति ये हो गई है कि वो व्यक्ति शायद कांग्रेस में भी रहने लायक नहीं माना जा रहा है, लेकिन मेरा आज भी मानना यह है कि चाहे गहलोत सरकार जीत रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार बन रही हो, लेकिन सचिन पायलट के जाने से कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और मैं यहाँ अपने दायित्व से अलग हटते हुए बीजेपी से भी कहना चाहूंगा कि यदि उन्हें अवसर मिले कि अकेले सचिन पायलट भी उनके यहाँ आवे, तो जिस ढंग से मोदी जी को काम करना पसंद है, जैसे लोग उन्हें पसंद है, और इस देश में जिस तरह 70% युवा लोग हैं, उनके आधार पर उन्हें सचिन पायलट को अपने ले लेना चाहिए। और कांग्रेस को निवेदन करूंगा कि वो छोड़ना नहीं चाहिए, वो बहुत काबिल तरीके से उन्होंने काम किया, और युवाओं का देश है, युवाओं पर क्या असर होता है इन चीज़ों का, मैं तो, मेरे भी पुत्र हैं, मेरे भी पोते हैं, मुझे पता है कि एक अवसर ऐसा आता है कि त्याग की भावना है तो बड़े लोगों को त्याग करना चाहिए। ठीक बात है देवनानी जी, आपके बहुत सारे ध्रुव है, एक और ध्रुव आपके यहाँ शक्ति का पावर सेंटर अगर आता है तो एक्सेप्ट करेगी क्या आपकी पार्टी? देखो, यदि सचिन जी हमारी विचारधारा को स्वीकार करते हैं और पार्टी को अप्रोच करते हैं, तो निश्चित हमारा केंद्रीय नेतृत्व लीड करते हैं की बात कर रहे हैं। विचारधारा मतलब बीजेपी में आएंगे तो विचारधारा को तो स्वीकार करना पड़ेगा, और यदि बीजेपी की विचारधारा स्वीकार करके और भारतीय जनता पार्टी के लिए आने की अपनी इच्छा करते हैं, तो निश्चित हमारा केंद्रीय नेतृत्व इस पर विचार करके निर्णय करेगा। ये हमारे यहाँ इस तरह के स्तरीय लोगों को ज्वाइन कराने में निश्चित रूप से केंद्रीय नेतृत्व का ही इसमें सहमति होती है, तो पहले उनकी ओर से प्रस्ताव आए और
निश्चित प्रस्ताव आ गया, जैसे ज्योतिराव ने प्रस्ताव किया, उसके बाद उन्होंने निश्चित रूप से कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास करता हूं, तो हमारे दरवाजे खुले हैं, कोई भी आ जाए। ये तो सचिन जी क्या कोई भी आज आ जाए कि मैं आपकी विचारधारा को स्वीकार करता हूं, तो हमारे लिए उसका स्वागत है। नहीं, कोई भी तो नहीं, आपके नेताओं ने आज शर्त लगाई है कि कोई भी जनाधार वाला व्यक्ति अगर आता है तो और स्वागत, और ज्यादा स्वागत। इतने बड़े जनाधार वाला अगर कोई आता है तो और बड़ा स्वागत है। उस और बड़े स्वागत से और बड़े नेता आपकी पार्टी में, उनको और बड़ी तकलीफ नहीं होगी क्या देवनानी जी? हमारे यहाँ किसी को तकलीफ नहीं है, जो भी जनाधार वाला नेता आए, उसका विचारों के साथ सहमति है उसकी, तो उसका स्वागत है। चलिए, अब मेरा एक सवाल और है देवनानी जी आपसे, फिर मैं सुरेश जी की प्रतिक्रिया लूंगा इस पे। अभी सुरेश जी ने स्पष्ट किया, और आप तो खुद विधानसभा के वरिष्ठ सदस्य हैं देवनानी साहब, मंत्री रह चुके हैं, ये फ्लोर टेस्ट को लेकर के सारी बातें जो हमले के तौर पर की जा रही हैं, उनका तकनीकी तौर पर कितना वजूद है आप अच्छी तरह से जानते हैं। आप नैतिकता का ही सवाल उठाते रहेंगे, या अगर आपको वास्तव में फ्लोर टेस्ट चाहिए तो आप औपचारिक रूप से इसकी कवायद भी शुरू करेंगे? ये सुरेश जी ने जो कुछ कहा कानूनी दृष्टि से ठीक है, राज्यपाल केवल अखबारों के समाचार या मीडिया के समाचारों से उसको नहीं ले सकता, है सत्य है जी। यदि सचिन पायलट के ग्रुप या बीजेपी या कोई भी अन्य दल यदि ये राज्यपाल से मांग करता है तो ये फिर राज्यपाल के डिस्क्रिप्शन पर है। यदि उसको लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, कहीं गड़बड़ हो रही है, तो उसमें फ्लोर टेस्ट के लिए वो निर्देश दे सकते हैं, फ्लोर टेस्ट हो सकता है। लेकिन इसकी अभी जरा जल्दबाजी होगी। अभी जरा देखिए कि 2-3 दिन में परिस्थितियां क्या टर्न लेती है, क्या परिस्थिति बनती है, सब लोग विचार मंथन कर। आज ही तो अभी दोपहर को ये बर्खास्त किए गए, उसके बाद निश्चित रूप से पार्टियों के नेतृत्व चर्चा कर रहे हैं। क्यों एक बार पार्टी का आपने बर्खास्त किया है तो उसके बाद उनका क्या सोच है, क्या वो पार्टी को नहीं, आप जरूर पूरी बात रखना, फिर वो अपनी पार्टी को आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते, ये उन पर है। आना चाहेंगे उस अनुसार विचार करेंगे, नहीं आना चाहेंगे तो वो अपने हिसाब से तय करेंगे। यानी अभी जरा परिस्थितियां, कोई भी निर्णय करना या कुछ कमिट करना शायद जल्दबाजी है, लेकिन इतना जरूर तय हो गया कि 1.5 साल के अंदर जिस प्रकार से ये अशोक गहलोत जी की सरकार चली, वह अधिकारी और सारा केवल उनके सत्ता बचाने में रहे, जन कल्याणी कोई काम हुआ नहीं। नजर है जनता बड़ी परेशान। आपने जो साल भर पहले, सबसे पहले आपने कहा था कि एमपी, राजस्थान में एमपी दोहराया जाएगा, अभी सिर्फ आपकी नजर है, वो जो आपने कहा था उस रणनीति की अभी शुरुआत नहीं हुई, उस पर काम शुरू नहीं हुआ। नाम नहीं लिया था कि तब तक एमपी को घटना, मैंने इतना जरूर कहा था कि ये सरकार 5 साल नहीं चलेगी, और आज भी कह रहा हूं 5 साल नहीं चलेगी, क्योंकि 28 लोग इनसे नाराज हैं, सामने आ गया कि 30 लोग आ गए, तो इनसे नाराजगी अंदर है, और कितनी बढ़ेगी क्या होगा ये जरा समय के अनुसार राजनीति। सुरेश जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं? वापस आता हूं सुरेश जी, लेकिन अभिषेक आड़ा हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं दिल्ली से। अभिषेक, सचिन पायलट के बारे में कहा जा रहा है कि कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, खबर इस तरह के इनपुट्स आ रहे हैं। अभिषेक आड़ा। बिल्कुल, बहुत इंतज़ार है सचिन पायलट की चुप्पी टूटने का, मीडिया को भी, उनके समर्थकों को भी, और दोनों पार्टियों को भी, बीजेपी और सत्तारूढ़ कांग्रेस को भी। पहले ये बताया गया था कि वो अभी 5 बजे आज शाम को अपनी तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज़ करेंगे, लेकिन नहीं हुआ। शायद कोई कहीं रणनीति में और कहीं और रद्दोबदल होगा उनका, या आगे कुछ और प्लानिंग होगी। अब टाइम बताया गया है कि कल सुबह 10:30 बजे के आसपास सचिन पायलट का स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पूरे मसले के और इस पूरे प्रकरण के होने के बाद में सामने आएगा। लेकिन आज जिस तरीके से 5 बजे आना था और नहीं आया, तो कल की भी अभी लगता ऐसा है कि सचिन पायलट जो भी करना चाहते हैं उसकी तैयारियां पूरी शायद नहीं हुई है, और इस बारे में भी कहना मुश्किल है कि क्या कल सुबह तक उनकी तैयारियां पूरी होगी या नहीं होगी। तो इंतज़ार तो है। इधर कांग्रेस जो आलाकमान है उनको भी इंतज़ार है। आज प्रियंका गांधी ने लंबी मुलाकात की सोनिया गांधी से, और जो बदली हुई परिस्थितियां हैं उन पर भी जानकारों की राय है। हमारे सूत्रों से पता जो चला है कि उस पर डिस्कशन हुआ है कि अगर बहुमत साबित करने की या फ्लोर टेस्ट करने की जैसी स्थिति आती है तो उसमें सरकार को किस तरीके से बचाया जा सकता है, या क्या सूरत हाल रह सकता है फ्लोर पर पार्टी को बहुमत दिलाने के लिए। और एक चर्चा बताते हैं कि दोनों के बीच में ये भी हुई है कि अब ये पार्टी जो है वो इंडिपेंडेंट पर डिपेंडेंट होगी, तो सरकार जो है वो इंडिपेंडेंट पर डिपेंडेंट होगी, तो उसमें कितना आसान होगा या कितना मुश्किल होगा सरकार चलाना। तो इस बात को लेकर कांग्रेस की भी पूरी नज़र है, कांग्रेस हाईकमान की भी पूरी नज़र है, और उनके समर्थकों से लेकर हम सब लोगों को भी बड़ा इंतजार है कि सचिन पायलट अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे। हालांकि उन्होंने ट्विटर पर तो अपनी चुप्पी 3 दिन के बाद में आज तोड़ी है, जब उन्होंने लिखा है कि सत्य पराजित नहीं हो सकता, और तमाम चीज़ उसके बाद भी 1-2 ट्वीट्स आए हैं उनके।
लेकिन वो सामने कब आएंगे या बात कब करेंगे या जो लोगों की क्यूरियोसिटी है उनके सवालों के जवाब कब देंगे, इस बात का इंतजार सबकी नजर रहेगी। हालांकि इंडिपेंडेंट ज्यादा डिपेंडेबल लगे शायद कांग्रेस पार्टी को, उनके साथ अनुभव ज्यादा बेहतर रहा। सुरेश चौधरी, आप कुछ कहना चाह रहे थे वासुदेव देवनानी जी के जवाब में, बहुत संक्षेप में बोलिएगा। मैं देवनानी जी के इसलिए कहना चाह रहा था कि देवनानी जी विधानसभा में सदस्य रहे हैं, आज भी हैं, मंत्री रहे हैं, तो इनको पता है कि जब किसी भी सदस्य ने अभी तक न कोई इस्तीफा दिया तो जब हमारे पास 124 वोट हैं, फिर ये कहाँ है 85 बेर, कहाँ है 84 बेर, कहाँ की बात कर रहे हैं? फ्लोर टेस्ट की बात तो आप उठा रहे हैं, आपके रणनीति के तहत उठा रहे हैं। आप जिन स्टेटों को, सब स्टेटों को गिराते आ रहे हैं, वैसे राजस्थान को गिराने की आपकी जो व्यूह रचना है, मैं ये कह रहा हूं दावे के साथ कि वो व्यूह रचना में राजस्थान में देवनानी जी की पार्टी ठीक है। सुरेश जैन साहब, सचिन पायलट कल अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, इस तरह की संभावना है कि कल वो सामने आकर बोलेंगे। वो क्या बोलें जिससे वापस ये राजनीतिक घटनाक्रम है ये आगे बढ़ सकता है? जहाँ तक मेरी को सोच कह रही है, सचिन पायलट यदि कल समय पर अपनी प्रेस रिलीज करते हैं या बोलते हैं, तो वो ये घोषणा करेंगे कि हम कांग्रेस के ये सदस्य अब कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। अच्छा। और आगे की रणनीति हम आने वाले समय में बताएंगे। यानी वो अगर छोड़ते हैं तो इस घटनाक्रम के ऊपर असर पड़ता है, तो फ्लोर टेस्ट हो सकता है, तो तमाम चीजें हो सकती हैं। और अगर वो अपनी ग्रीवेंस रखते हैं, वो अपनी पीड़ा रखते हैं लोगों के सामने, और अगले फैसले के इस तरह का कोई फैसला अगर वो उसका ऐलान नहीं करते हैं, तो तकनीकी तौर पर पूरे मामले में कोई असर नहीं पड़ता। कोई असर नहीं पड़ेगा। बस इतना सा होगा कि जो अभी जानकारी मिल रही है, वो रुका हुआ फैसला मंत्रिमंडल विस्तार पर लागू हो जाएगा, जब तक कि उनकी आगे की रणनीति क्लियर नहीं होती। चलिए, समय बहुत कम बचा है। ओम सैनी साहब, नैतिकता की बात भाजपा भी कर रही है, नैतिकता की बात कांग्रेस भी कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि भाजपा को नैतिकता दिखानी चाहिए थी, हमको अपदस्थ करने की कोशिश की चुनी हुई सरकार को। भाजपा कह रही है कि नैतिकता है तो फ्लोर टेस्ट करा के दिखाओ ना, लोगों की बाड़ेबंदी करके सरकार चला रहे हो। सचिन के कैंप से भी नैतिकता की बात आ रही है। क्या ये नैतिकता के सवाल सही हैं? क्या ऐसा नहीं है कि इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जेपी साहब। निष्ठा और प्रतिबद्धता, ये सवाल भी अब हमारे लिए बहुत अर्थहीन हो गए हैं। निष्ठा प्रतिबद्धता कुछ नहीं, अपने लाभ हानि का सारा सिलसिला देखा जाता है और उनको अलग अलग तरीके से लपेट करके रखा जाता है। लेकिन मैं ये ठीक से समझ रहा हूँ कि कल जो सचिन बोलेंगे, मेरा ख्याल है कि 1967 में जो कुंभाराम जी चौधरी और कमला बेनीवाल और दौलत राम सारण, ये सब लोग सुखाड़िया की उससे बाहर आए थे, तो उन्होंने देखिए हट से इस्तीफा दिया। इस्तीफा देकर के फिर अपनी पार्टी बनाने का काम किया। वो ईमानदारी की नाराजगी थी। ये जो नाराजगी का जो सिलसिला चल रहा है या जो कुछ फैसला होने का संभावना है, वो इसलिए डला हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को उससे लाभ होगा या नुकसान होगा, उसी हिसाब से सारा सचिन यही देख रहे हैं कि संख्या ऐसी होनी चाहिए जिससे कि फ्लोर टेस्ट अगर हो तो कांग्रेस पराजित हो जाए। इसलिए जब तक ये सब नहीं तय होगा तब तक वो उसमें कुछ फैसला नहीं करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ओम सैनी जी, अगर ऐसी परिस्थितियां हैं तो क्या ये मानना चाहिए कि पिक्चर अभी बाकी है? निश्चित रूप से पिक्चर तो देखनी पड़ेगी, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन पिक्चर में अब ये पिक्चर फ्लॉप नहीं जाएगी, ये पिक्चर अर्थपूर्ण रहेगी। बॉक्स ऑफिस पे उस तरीके से हिट नहीं हो रही, लेकिन निश्चित रूप से पिक्चर लाभ में रहेगी। कह सकते हैं ठीक है सर। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये इस बात का इंतजार रहेगा और देखना दिलचस्प होगा कि आज के तेजी से बदलते हुए घटनाक्रम के बाद कल का दिन क्या क्या और नए सियासी पड़ाव लेकर आता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज मेरे साथ प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। जो लोग आप स्टूडियो में, हमारे जो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ओम सैनी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।